हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 35 और 36 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 34 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार दरोगा या फिर ग्रुप डी या जितने एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और हमें आंसर कमेंट कर बताते रहे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और पहले का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीपी सिंह। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो आप लोग बताइए कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? तो किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता आप लोग बताइए, और तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा H2S। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लोरीन जो है सबसे अधिक आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो 8 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 8 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में है मेयाना ज्वालामुखी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो कौन जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मलक्का जल संधि। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी पे स्थित है ग्रैंड कैनियन बांध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओडिशा से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे, और 12 नंबर प्रश्न क्या करा? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन बी, केप कैमोरिन, या आप लोग कह सकते हैं कन्याकुमारी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मुलिंगला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में है मुलिंगला दर्रा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर। संकटपत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है आप लोग को इसका उत्तर कीजिए, और ये क्या है? तो संकटपन्न है, क्योंकि
इसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो संरक्षित कर रहे हैं। तो समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निमारी निम्न में से किसकी नस्ल है। तो निमारी किसकी नस्ल है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गाय की नस्ल है निमारी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। तो किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17 पे। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु क्रमांक जिसकी कितना है, तो 20, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2882। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन में हम लोग साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। ठीक है, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्स तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1923 में, और किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागपुर में। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि राजमन्नार समिति, और ये क्यों गठित किया गया था, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए। ठीक है, और ये कब गठित किया गया था, इसका उत्तर कीजिए। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1970 में इसका गठन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। तो किस वर्ष आप लोग से पूछा जा रहा है भारत में आपातकाल लागू नहीं हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1965 में आपातकाल लागू नहीं हुआ था। बाकी 1962, 1971, 1975 इन तीनों में आपातकाल लागू हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक कुल 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो 26 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत यह अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए कि किस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। क्या कह रहा है, भारत में पहली बार जेंडर बजट
कब पेश किया गया? तो भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो 28 का आप लोग सही उत्तर कीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005-2006 में जो है पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो 29 का सही उत्तर कीजिए और 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खुशहाली जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। अब हम बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर, ये तीनों आप लोग कह सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये शामिल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ आप लोग से पूछ रहा है, और 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात क्या कहलाता है? अदृश्य निर्यात। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये गलत है। ठीक है, बाकी विस्फोटक पदार्थों का अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अधिनियम 1908, तो ये सभी सही हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1940 में। और प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वेइनसांग कि भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये आप लोग उत्तर कीजिए 34 का, और 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 35 नंबर। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोमदेव। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन किस वंश का शासक था? तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उदयन जो था ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाहौर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो कौन एक मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीतर गांव का मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, जयाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही की रचना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध कब हुआ था आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1707 में खेरा का युद्ध हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीबा में।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। सरसों किस कुल का पौधा है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो सरसों किस कुल का पौधा है? तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरी वर्ग का पौधा है सरसों। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा? श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता? तो श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन का विघटन नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न क्या करा? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंटासिड का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइकेन के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। निम्नलिखित क्या है? निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण कौन है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है वो ठोस स्नेहक का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धान बथुआ जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी गेहूँ, फिर देखिए इसमें फसल एक तरफ दिया गया, दूसरे तरफ खरपतवार दिया गया है। तो धान का बथुआ जो है, क्योंकि बथुआ हम लोग देखते हैं, आप लोग अगर गांव में देखे होंगे तो बथुआ जो है वो गेहूं की फसल में होता है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? धान का बथुआ नहीं है, ठीक है। बाकी गेहूं का फलेरिस माइनर भी होता है, मटर का प्याजी होता है, पेट्रोल का कासनी होता है। तो ये सब इसके क्या है? तो खरपतवार हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। निम्न में से कौन जर का उदाहरण नहीं है? तो कौन जर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए गाजर जल है, मूली भी जर है, आलू क्या है? तो आलू तना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलू, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले सेट की तरफ। और अगला सेट हमारा कौन सा है? तो अगला सेट है हमारा 36 नंबर। और 36 नंबर सेट का आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पसंद आ रहा हो, और लाइक और कमेंट करते रहे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? तो जोबियन ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंगल जो है वो जोबियन ग्रह नहीं है। बाकी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सारे क्या हैं? तो ये सारे आपके जोबियन ग्रह हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 2 नंबर। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी बिग बैंग की घटना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो कोयला किस प्रकार की सेल है? तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवसादी सेल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और चौथा प्रश्न क्या करा है? वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो हीलियम का आयतन के अनुसार प्रतिशत क्या है वायुमंडल में? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 0.0005, ठीक है। कितना है? 0.0005। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और 5वें का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का भाग है सारगैसो सागर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर।
कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बृहत हिमालय एवं पीर पांजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोदावरी पे स्थापित की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टीन का अधिकांश उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी जो थे वो अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राकृत में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासक के द्वारा अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विदिशा में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामेघवाहन जो हैं चेदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ? तो प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था प्रथम हून आक्रमण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1025 ईस्वी में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 पे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 पे। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लेने वाला कौन शासक था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ठीक है, इन्होंने खम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 17, और 17 नंबर प्रश्न क्या करा? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद कौन सा है? अनवार ए सुहेली। और ये किनके द्वारा किया गया था? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हुसैन इब्न अली वैज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी मुगल बादशाह द्वारा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिनकिलीज खां को जो है क्या उपाधि दिया गया था? तो निजाम उल मुल्क की। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 19 तो 1793 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि किनके किनके बीच हुई थी? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर।
नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जो थे नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है। तो आर्टिफिशियल मनी को हम लोग क्या कहते हैं? तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो कौन शामिल नहीं है पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत केंद्रीय बजट में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निवेश जो है शामिल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो चंद्रगुप्त के विषय में यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जस्टिन के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न क्या करा है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है? तो देखिए 27 का एक में क्या करा है? आयात सस्ता हो जाता है, तो ये तो गलत है। निर्यात सस्ता हो जाता है, तो निर्यात सस्ता हो जाता है, ये सही है। आयात महंगा हो जाता है, तो ये बात सही है, और निर्यात महंगा होता है, तो ये गलत है। तो हमारा कौन कौन सा बन रहा है? 2 और 3, तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 27 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28 पे। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का मूल्यन डिवैल्यूशन किया गया है? तो भारतीय मुद्रा का मूल्यन अभी तक कितनी बार किया गया है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 बार। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 पे, और 29 नंबर प्रश्न क्या करा? विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और देखिए एक में दिया गया है विदेश आहरण अधिकरण, तो ये तो शामिल होता है। IMF के पास रिजर्व कोष, तो ये भी शामिल होता है। स्वर्ण भंडार, तो ये भी शामिल होता है, और विदेशी परिसंपत्तियां, तो ये भी शामिल होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कानपुर में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 पे, और 31 नंबर प्रश्न क्या करा? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए शक्तियों का कठोर पृथक्करण, तो ये तो नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है? दोहरी कार्यपालिका, तो ये है। और तीसरा क्या कर रहा है? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो ये भी है। तो 2 और 3, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2 और 3। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 पे। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग 32 का उत्तर कीजिए। तो देखिए ये असीमित नहीं है, तो ये बात तो सही है। ये अस्थाई नहीं है, तो ये भी सही है। और ये वाद योग्य होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा है, आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद के बारे में अम्बेडकर साहब ने ये बातें कही थी? तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की
संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ठीक है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता और बल आघूर्ण, ये तीनों क्या है? सदिश राशि है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 पे। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, और कैसा बनेगा? तो वास्तविक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है? तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग सोलर कुकर में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 43 पे। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो मिश्र धातु किन किन का मिश्रण होता है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है इन दोनों को भिन्न करता है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है स्टारफिश। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? क्वासियोरकर तथा मैरास्मस रोग किसकी कमी से होती है? तो क्वासियोरकर और मैरास्मस किसकी कमी से होती है? तो 46 का सही उत्तर कीजिएगा। और 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से होती है क्वासियोरकर और मैरास्मस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है विटामिन B3। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा हार्मोन
वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। क्या कह रहा है? वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन। तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन आपका इसमें से आंसर कीजिए और 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एब्सेसिक अम्ल जो है वो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। ठीक है, कौन सा? तो एब्सेसिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 49 का? ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या करा है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है आप लोग को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।